हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे, वह है रीतिकाल। तो दोस्तों, रीतिकाल के अंतर्गत हम लोग इसका नामकरण, इसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल के स्रोत और रीतिकाल का जो है दोस्तों विशेषता या प्रवृत्तियाँ कह लीजिए, उसको हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, रीतिकाल में सबसे पहले हम लोग देखिए, मेरा यही सिद्धांत हमेशा रहा है कि पहले हम लोग रचनाकारों और रचना पढ़ने से पहले दोस्तों उस काल की फ्रेमिंग और जो भी उस काल की विचारधारा है, जो भी पृष्ठभूमि है, उसको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, इस पे पकड़ हो जाएगा तो बहुत ही आसानी से जो भी रीतिकाल के रचनाकार रहे हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे तो उनकी कृतियाँ भी आराम से समझ में आएंगी। ठीक है, और पाठ्यक्रम आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना डीप अब क्वेश्चन बनाने लगा है। ठीक है, रचना और रचनाकार तो पूछ ही रहा है, साथ में उसकी पृष्ठभूमि, विशेषता वगैरह भी पूछ दे रहा है 4 ऑप्शन करके। तो दोस्तों, उसको नज़र में रखते हुए मैंने नोट्स तैयार किया है, एक अच्छा खासा शॉर्ट में और कंप्लीट। तो दोस्तों, आप लोग देखिए इस क्लास को और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को ये क्लास ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, अभी से आप लोग लाइक कर दीजिए क्योंकि बिल्कुल पसंद आएगी। तो रीतिकाल हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो रीतिकाल क्या है भाई, देखते हैं। रीतिकाल के अधिकांश ग्रंथ काव्यांग निरूपण करते हुए लिखे गए हैं। ऐसे ग्रंथ जिनमें काव्यांगों के लक्षण एवं उदाहरण दिए जाते हैं वह रीति ग्रंथ कहलाते हैं। देखिए, ये आप लोगों को याद करना है लाइन कि रीतिकाल के अधिकांश ग्रंथ किस रूप में लिखे जाते हैं, तो वह काव्यांग निरूपण के रूप में लिखे जाते हैं जिनमें काव्यांगों के लक्षण एवं उदाहरण भी दिए जाते हैं। ठीक है, रीतिकाल के ग्रंथों में। फिर है कि अब कि रीतिकाल का नामकरण दोस्तों कैसे हुआ। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 विक्रम संवत से लेकर 1900 विक्रम संवत काल माना किसको, रीतिकाल को। देखिए, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जी का है ये नामकरण, वो तो आप लोग पढ़िए ही। विक्रम संवत में भी देखिए मैंने यहाँ पे ईस्वी में भी लिख दिया है, तो अगर ईस्वी में आए तो भी आप लोग आराम से कर दीजिए और विक्रम संवत में आए तो भी। वैसे भी मैंने आप लोग को बताया कि कोई भी अगर विक्रम संवत में दिया है तो उसको ईस्वी में कैसे कन्वर्ट करना है, 57 से माइनस कर देना है। ठीक है, दोनों तरीके से पढ़ना है, किसी भी प्रकार से आए वो आप लोग आराम से कर लें। तो रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का जो समय सीमा माना है वह 1700 विक्रम संवत से लेकर 1900 विक्रम संवत, और ईस्वी में बोले तो 1643 से 1843 ईस्वी तक के कालखंड को रीतिकाल माना है। दोस्तों, आप लोग जो है मैंने बताया था आप लोगों को कि मध्यकाल, ठीक है, मध्यकाल को जिन दो मतलब कालखंडों में बांटा गया था उनमें 2 थे। ठीक है, पहला क्या थे, पहला एक पूर्व मध्यकाल था और उत्तर मध्यकाल था। मैंने बताया था कि पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं। ठीक है, और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा गया है, तो यही है रीतिकाल। ठीक है, तो मध्यकाल को 2 वर्गों में जो है 2 खंडों में करके विभाजित किया गया था, जो कि एक पूर्व मध्यकाल था, एक उत्तर मध्यकाल था, जो कि अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये कौन सा काल है दोस्तों, ये उत्तर मध्यकाल है। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर अब दोस्तों प्रश्न नामकरण से बन गया, रीतिकाल का क्या अर्थ है ये आप लोग जान गए मोटा मोटा। अब आता है कि प्रश्न रीतिकाल का नामकरण। ठीक है, विभिन्न आलोचकों ने रीतिकाल की विशेषताओं के आधार पर अपना अलग अलग इन्होंने जो है बताया कि रीतिकाल का नाम दिया। तो देखते हैं, रीति काव्य नाम किसने दिया था। रीति काव्य नाम दिया था जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने दिया था। ठीक है, फिर अगला क्या है, रीतिकाल नाम दिया किसने, रीतिकाल नाम दिया दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने, जो कि इन्हीं पे ही रीतिकाल कहा जाता है नाम। अलंकृत काल रीतिकाल का नाम किसने दिया, मिश्र बंधु ने। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, और कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल, और अंधकार काल किसने कहा रीतिकाल को, तो त्रिलोचन ने कहा। ये आप लोग दोस्तों नामकरण जरूर पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि नामकरण से भी प्रश्न आता है कि किसने क्या कहा था। ठीक है, एक तरीके से दोस्तों अब जैसे कि जो रीतिकाल है ना, रीतिकाल के साहित्य में जैसे कि देखा जाए तो अक्सर करके इसमें नायिका भेद, नखशिख वर्णन, ठीक है, इन पे और आश्रयदाता राजाओं की जो इच्छा थी उनके अनुसार अतिशयोक्ति अलंकार का ज़्यादातर प्रयोग किया गया है। एक तरीके से
अलंकार शास्त्र के ज्ञान के बिना कोई ज्ञान संभव नहीं है, इसमें ये माना गया है रीतिकाल में। तो ये सब का वर्णन आप लोग को काफ़ी ज़्यादा दिखेगा इस रीतिकाल में। हाँ, तो ठीक है, अगला देखते हैं अब रीतिकाल का। दोस्तों अब देखिए रीतिकाल का वर्गीकरण हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। रीतिकाल का अर्थ, रीतिकाल का दोस्तों जो है नामकरण। अब पढ़ते हैं हम लोग कि रीतिकाल का वर्गीकरण। ठीक है, और रीतिकाल का जो वर्गीकरण है कितने भागों में डिवाइड है। तो रीतिकाल का वर्गीकरण रीति को आधार मानकर 3 भागों में विभाजित किया गया। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। ठीक है, रीतिकाल का वर्गीकरण दोस्तों 3 भागों में हुआ है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। फिर दोस्तों अब चलते हैं हम लोग रीतिबद्ध को अच्छे से पढ़ते हैं कि ये क्या है, क्योंकि दोस्तों घुमा फिरा के यही तीनों भागों को हम लोग को पढ़ना है। इसकी परिभाषा बिल्कुल समझनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारे कवि हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि रीतिबद्ध में कौन कौन कवि आते हैं, रीति सिद्ध में कौन कौन आते हैं, तो रीति मुक्त में उनकी जो ये कवि है ना, उनकी रचनाओं और उनकी विशेषताओं के आधार पर उनको जो है तीनों वर्गों में विभाजित किया गया है। तो देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं हम लोग कि रीतिबद्ध है क्या। इस वर्ग में वे कवि आते हैं जो रीति के बंधन में बंधे हुए होते हैं। ठीक है, रीतिबद्ध देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, बद्ध। इस वर्ग में वे कवि आते हैं जो रीति के बंधन में बंधे हुए होते हैं, अर्थात जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना की। ठीक है, ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ दोस्तों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें रीतिबद्ध में लक्षण ग्रंथ लिखने वाले इन कवियों में प्रमुख हैं। देखिए रीतिबद्ध में क्या क्या है कि इसमें जो है वे कवि आते हैं जो रीति के बंधन में बंधे होते हैं और रीति ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। इसमें जो है लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि आते हैं। ठीक है, लक्षण ग्रंथ लिखने वाले आते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। तो अब प्रश्न ये आता है कि रीतिबद्ध के अंतर्गत जो है कौन कौन से कवि आते हैं। ऑप्शन दे देता है 4 के रीतिबद्ध के अंतर्गत ये कवि हैं। अब 4 ऑप्शन दे दिया, मान लीजिए उसमें से रीति सिद्ध या रीति मुक्त का दे दिया, तो सारे आप लोगों को कवि पढ़ना है कि किस वर्ग के कौन से कवि हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ लगभग पूरा लिखा हुआ है कि रीतिबद्ध के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो देखते हैं, रीतिबद्ध के अंतर्गत दोस्तों चिंतामणि, देव, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र, मंडन, मतीराम, सूरती मिश्र, सोमनाथ, भिखारी दास, दुलह, रघुनाथ, रसिक गोविंद, प्रताप सिंह, ग्वाल। ठीक है, ये सब दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब रीतिबद्ध वर्ग के अंतर्गत कवि आते हैं। ठीक है, ये आप लोग को बहुत ही अच्छे से याद रखना है सबका नाम। फिर क्या है भाई, अब है रीति मुक्त। रीति मुक्त क्या है कि इस वर्ग में वे कवि आते हैं रीति मुक्त में जो रीति के बंधन से मुक्त होते हैं। ठीक है, जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की। देखिए ये पॉइंट समझने वाली बात है कि रीति जो मुक्त के अंतर्गत जो भी कवि हैं उन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, लेकिन रीतिबद्ध में क्या था कि लक्षण ग्रंथ लिखते थे। ठीक है, ये आप लोगों को पॉइंट याद रखना है। तो ठीक है, जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की तथा हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों, भाई रीति मुक्त थे तो उन्होंने कोई भी प्रकार का लक्षण ग्रंथ या अलंकारिता का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने हृदय मुक्त जो है होकर उस आधार पर काव्य रचना की। और ये भी इनके भी जो कवि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो रीति मुक्त के कौन कौन से कवि हैं, घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। देखिए जो रीति मुक्त के हैं वो तो भाई इतने ही हैं, रीतिबद्ध के ज़्यादा मिलेंगे आप लोगों को और रीति सिद्ध के मिलेंगे। ठीक है, फिर है रीति सिद्ध। रीति सिद्ध क्या है कि इस वर्ग में वे कवि आते हैं जिन्होंने रीति ग्रंथ नहीं लिखे हैं किंतु रीति की उन्हें भली भांति जानकारी थी, वे रीति में पारंगत थे। इस वर्ग के प्रतिनिधि कवि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस वर्ग के यानी कि रीति सिद्ध के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं, बिहारी। ठीक है, इनका जो है एकमात्र ग्रंथ है, आप लोग जानते भी होंगे, बिहारी सतसई, जिसमें जो है रीति की जानकारी का पूरा पूरा उपयोग जो है इन्होंने किया है। इसमें जो है अनेक प्रकार की नायिकाओं का समावेश किया है और विशिष्ट प्रकार के अलंकारों
का कसौटी भी है इनके, मतलब इन्होंने जो है उनके अनेक दोहे भी इस उनके ग्रंथ में खरे उतरते हैं बिहारी सतसई में। बहुत अच्छा दोस्तों ये भी ग्रंथ है। फिर है अगला क्या कि अब हमें इसमें क्या पढ़ना है, ये तो हो गया। फिर है बिहारी तो हैं ही, इसके जो है प्रतिनिधि कवि अन्य भी हैं। कौन कौन हैं देखते हैं हम लोग। सेनापति, रसनिधि, वृंद, राम सहाय, पजनेश, कृष्ण कवि, हठीजी, विक्रमादित्य, बेनी वाजपेयी, नेवाज और नृप शंभु। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये दोस्तों रीति सिद्ध जो है कि वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये सब देखिए दोस्तों छोटे छोटे पॉइंट है जो कि हमें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। फिर अब आता है दोस्तों कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषता क्या है। तो भाई ये भी तो दोस्तों बहुत है। अब भाई कोई भी हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो उसकी समझ तो होनी चाहिए ना। अब उसकी समझ कैसे होगी, उसकी हम लोग विशेषताओं को अगर अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों तभी होने वाला है। तो ठीक है, पहली विशेषता क्या है देखते हैं कि प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किसमें रीतिकाल की पहली प्रमुख विशेषता है। दोस्तों इसमें जो है प्रकृति का जो है उद्दीपन रूप में चित्रण किया गया है। रीतिकाल में दोस्तों आलंबन रूप में, उद्दीपन रूप में जो प्रकृति चित्रण प्राय बहुत ही ज़्यादा कम हुआ है आलंबन रूप में, लेकिन उद्दीपन रूप में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण हुआ है लेकिन आलंबन रूप में बहुत ही कम हुआ है, और जबकि जो है मतलब आलंकारिक रूप में, उद्दीपन रूप में अधिक हुआ है। ये आप लोग को बहुत ही माइनर पॉइंट है, याद रखना है। मान लीजिए ऑप्शन दे दे कि रीतिकाल की विशेषताओं में कि प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण, तो ये थोड़ा सा गलत है। ठीक है, क्योंकि आलंबन रूप का बहुत ही कम, उद्दीपन रूप का चित्रण ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों इसमें जो है षट ऋतु वर्णन, 12 मासे का चित्रण, ठीक है, ये सब ज़्यादा रीतिकाल में हुआ है। फिर है अगली विशेषता कि नारी के भोग स्वरूप का वर्णन। ठीक है, दूसरा विशेषता क्या है दोस्तों, नारी के भोग स्वरूप का वर्णन। अब रीतिकालीन काव्य का केंद्र बिंदु दोस्तों नारी चित्रण ही रहा है। जब हम लोग बहुत सारे जो कवि हैं, जैसे मैंने बताया रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, इनको हम लोग पढ़ेंगे भी, साथ में इनकी रचनाएं भी पढ़ेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि अक्सर इनकी रचनाओं में इनका केंद्र बिंदु नारी चित्रण ही रहा है। नायिकाओं के जो है नक्श चित्रण में इन्होंने अधिक रुचि दिखाई है। ठीक है, कह लें कि नारी के जो है ऐन्द्रिक बाह्य रूप के निरूपण में ही उनकी वृत्ति अधिक जो है देखने को मिलती है। ठीक है, फिर अब अगला है क्या कि विशेषता आश्रयदाताओं की प्रशंसा। ये देखिए आदिकाल की भी एक प्रमुख विशेषता रही है ये आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रीतिकाल के दोस्तों जो अधिकांश कवि राज दरबारों में आश्रय में रहते थे। ठीक है, रीतिकाल में ये सभी पूछा जाता है कि कौन से कवि किस जो है आश्रयदाता के उसमें रहे हैं, तो वो सभी याद करना है, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी। लेकिन अब देखिए, अब ये विशेषताएं पढ़ लेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे नहीं, इसमें जो है आश्रयदाता की प्रशंसा का भी वर्णन है। जैसे बिहारी, देव भूषण, ठीक है, केशव, मतीराम आदि सभी जो प्रसिद्ध कवि हैं वो राज दरबारों से वृत्ति प्राप्त करते थे। ठीक है, वृत्ति मतलब जीविका के लिए, मतलब उनको कुछ पैसे मिलते थे, और स्वाभाविक भी था कि वे अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में काव्य रचना करते थे, तब उनको जो है जीवन यापन के लिए मिलता भी था। फिर अगला पॉइंट क्या है कि बहुज्ञता एवं चमत्कार प्रदर्शन, इसमें जो है वर्णन मिलता है। रीतिकालीन कवियों में पांडित्य प्रदर्शन की जो प्रवृत्ति परिलक्षित होती है, उसके कारण ये जो है काव्य में दोस्तों विविध विषयक ज्ञान का समावेश करके अपनी बहुज्ञता को प्रदर्शित करते हैं। जैसे बिहारी के काव्य में अक्सर देखने को मिलेगा कि ज्योतिष, पुराण, गणित, हाँ, चित्रकला आदि अनेक विषयों की जानकारी उनमें निहित है। फिर अगला है क्या है कि ब्रज भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। किसमें, रीतिकाल की भी एक प्रमुख विशेषता है ब्रज भाषा का प्रयोग। दोस्तों ये भी आप लोगों को याद रखना है। फिर अगला क्या भाई देखते हैं, अगला है दोस्तों श्रृंगारिकता की प्रधानता। ठीक है, रीतिकाल के कवियों की दूसरी प्रमुख विशेषता है, दूसरी नहीं 7वीं है,
ठीक है। रीतिकाल के कवियों की जो है लास्ट दोस्तों 7वीं जो है प्रमुख विशेषता है श्रृंगारिकता। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। इन कवियों में जो है श्रृंगार वर्ण एक ओर तो था ही, और शास्त्रीय बंधनों से युक्त होकर इन्होंने दूसरी ओर विलासी जो है आश्रयदाताओं की प्रवृत्ति, जैसे मैंने बताया कि आश्रयदाताओं की भी जो है प्रशंसा करते थे ये। ठीक है, और नायक नायिका का भेद रूप में चित्रण करते थे, और यही सब इसमें अक्सर देखने को मिलता है। और वस्तुतः मतलब देखा जाए तो कि कवियों को वह दरबारी वातावरण प्राप्त हुआ जिसमें व्यक्ति की दृष्टि जो थी वह मतलब विलासितापूर्ण के समस्त उपकरणों के संग्रह की ओर ही थी, और इनमें जो है भोग में ही जीवन की सार्थकता समझी गई। और नारी को जो है इसमें जैसे कि दोस्तों उपभोग की वस्तु मानकर देखा गया इसमें रीतिकाल में। तो मतलब अक्सर करके रीतिकाल में दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो विलास वृत्ति की ही प्रधानता के कारण इनकी सौंदर्य दृष्टि भी अंग सौष्ठव शारीरिक बनावट, हाँ, बाह्य रूपाकार तक आंतरिक सौंदर्य के उद्घाटन में उनकी वृत्ति जो है थोड़ा कम ही रही है। तो ये सब जो है दोस्तों, और इसके काफ़ी अच्छे अच्छे उदाहरण भी हैं। अब उदाहरण एक मुझे पंक्ति याद आ रही है कि जैसे कि बिहारी जैसे कवियों ने विरह ताप एवं विरहजन्य क्रिस्ता का एक ऐसा चित्रण किया जो कहीं कहीं मजाक की हद तक पहुंच गया था। इनके जो है 2 उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक था अवधाई सीसी सुलखी विरह बरनी विललात विच ही सूखी गुलाबो गौ छीटों छुई न गात। तो दोस्तों ये जो है ये श्रृंगारिकता की प्रधानता में ये देखने को मिलती है। बहुत अच्छी अच्छी देखिए विशेषताएं हैं सारी। अब इस प्रकार से दोस्तों ये विशेषता पढ़ने से आप लोग का एक फ्रेमिंग बन गया होगा कि हाँ रीतिकाल में ये सब अभी जो भी प्रमुख कवि हैं उनकी रचनाओं में ये सब है। जैसे पहला मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण, नारी के भोग स्वरूप का वर्णन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, बहुज्ञता एवं चमत्कार का प्रदर्शन, अलंकारों की बहुलता, ब्रज भाषा का प्रयोग, श्रृंगारिकता की प्रधानता। तो दोस्तों रीतिकाल से लगभग दो है हम लोग जैसे कि रीतिकाल का नामकरण, अर्थ, वर्गीकरण, ठीक है, और ये सब पढ़ लिए, उसकी विशेषताएं पढ़ लिए हैं दोस्तों। इसको आप 1-2 बार अच्छे से जो है हेडफोन तो लगा के ही वीडियो सुनते होंगे आशा करते हैं, तो 2-3 बार सुनेंगे बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। फिर अब दोस्तों हम लोग एक एक करके, जैसे कि रीतिबद्ध पहला है ना, फिर उसके अंतर्गत जितने भी कवि हैं उनसे महत्वपूर्ण जितनी भी सामान्य जानकारी, उनके आश्रयदाता, रचना, वो सब अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।